अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, साथ ही एक छोटा सा टॉपिक भी हम कर लेते हैं, पिकुलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। वैसे टॉपिक तो ये बहुत लंबा है, मतलब इतना भी नहीं लेकिन लंबा है। लेकिन आज जो है ना, हम इसका इंट्रोडक्शन बेसिकली करेंगे और एक दो तीन चार पॉइंट्स, इसके कोई टोटल 15 पॉइंट्स हैं, तो दो तीन चार आज हम देख लेंगे, आसान आसान जो है। और अभी इसलिए शुरू कर रहा हूँ बेटा, फिर ये मतलब कल इसको मुकम्मल करना होगा, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये हो जाए, क्योंकि अभी जो पढ़ा है वो तो बहुत आसान है, इस वजह से इसको हम डिस्कस कर रहे हैं आगे थोड़ा सा। तो देखें, पिकुलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। सबसे पहले बेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अक्सर पेपर में ये आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट में भी इसमें से ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स भी बनते हैं, शॉर्ट भी पूछा जाते हैं इसमें से, ठीक है। मैं साथ साथ आपको गाइड करता रहूँगा, लेकिन लॉन्ग के लिए आपने पॉइंट सारे हेडिंग्स बना के याद कर लेने हैं। हेडिंग याद होंगी तो बेटा पॉइंट्स आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगे कि कौन कौन सा डिस्कस करना था आपने, ठीक है। अब देखिए ज़रा, पिकुलियर बिहेवियर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे बेटा, पिकुलियर बिहेवियर का मतलब होता है स्पेशल बिहेवियर। मतलब ऐसा बिहेवियर जो दूसरे एलिमेंट्स शो ना कर रहे हों, और एक पर्टिकुलर एलिमेंट जैसा कि लिथियम। जो अब देखिए, लिथियम का ताल्लुक किस ग्रुप से, पहले ग्रुप से। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुपीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लेकिन लिथियम का जो बिहेवियर है वो बाकी सबसे मुख्तलिफ है, बाकी सबसे स्पेशल है। स्पेशल इसी सेंस में हो गया ना कि बाकियों से वो मुख्तलिफ है, तो वो एक अलग टाइप का बिहेवियर दिखा रहा है। तो बेटा ऐसे बिहेवियर को फिर एबनॉर्मल बिहेवियर भी कहा जा सकता है, क्योंकि बाकी ट्रांजिशन बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं वो इस तरह का बिहेवियर नहीं दिखाते। उनकी जो मतलब कह लें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इन कैरेक्टर से डिफरेंट होंगी, जो अब हम लिथियम के लिए देखेंगे। तो पिकुलियर बिहेवियर का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल बिहेवियर और एबनॉर्मल बिहेवियर एसोसिएटेड विद लिथियम, ठीक है जी। तो बेटा इसकी रीज़न क्या है, तो मैं आपको बताता चलूँ, ये सिर्फ लिथियम के बारे में नहीं है। आप पीरियोडिक टेबल का कोई भी ग्रुप उठा लो, पहले ग्रुप में तो चलो लिथियम आ गया, अल्कली मेटल्स की बात हो रही है, और उसके बाद दूसरे ग्रुप में बेरिलियम की बात कर लो, तीसरे ग्रुप में बात करो तो आप बोरॉन की कर लो, चौथे ग्रुप में बात करो तो कार्बन की कर लो। यानी हर ग्रुप का जो पहला मेंबर है, बाकी के मेंबर्स की निस्बत वो डिफरेंट ही होता है, ठीक है। उसकी अब ज़ाहिर है रीज़न तो है, रीज़न ग्रुप में सबसे ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट है। जैसे देखो, लिथियम के लिए अगर हम देखें तो उसके पिकुलियर बिहेवियर की रीज़न हम किसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। हमने कहा पहले नंबर पे लिथियम का स्मॉल साइज़ एक बहुत बड़ी रीज़न है, और हर एक मेंबर जो पहले ग्रुप का होता है बेटा, उसका साइज़ सबसे छोटा होता है। तो लिथियम का साइज़ भी अपने ग्रुप में सबसे छोटा है। और देखें, जब छोटा साइज़ क्यों है, फिर लिथियम का एटॉमिक नंबर आखिर कितना है, 3 है। 3 एटॉमिक नंबर का मतलब है, ये अगर उसका न्यूक्लियस मान लें, ये उसका क्या होगा, पहला शेल, और ये इसका क्या हो जाएगा, दूसरा शेल। अब एटॉमिक नंबर 3 है तो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। तो पहले मदार में इसके कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे मदार में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। अब देखिए, जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, इसको न्यूक्लियस की अच्छी अट्रैक्शन यहाँ पे मिल रही होगी। और अगर आप बात करें शील्डिंग इफेक्ट की, तो बेटा पहला शेल सिर्फ मौजूद है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इस दूसरे शेल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको कोई अच्छी शील्डिंग नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, मतलब न्यूक्लियस इसको अच्छे से खींच पाएगा। एज अ रिज़ल्ट जो दूसरा शेल है वो खींच के न्यूक्लियस के करीब ही रहेगा, और साइज़ जो होगा लिथियम का वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है, छोटा साइज़ हो जाएगा तो ये दूसरों से तो अब नॉर्मल बिहेवियर होगा। अगर आप लिथियम से नीचे मूव करें तो बेटा साइजेस बड़े हो जाते हैं। रीज़न ये होती है बेटा, हर स्टेप के ऊपर आप देखते हैं कि शेल नंबर इंक्रीज़ करता है। तो लिथियम में 2 शेल हैं, सोडियम में कितने होंगे, 3 होंगे, पोटाशियम में 4 होंगे। इस तरह नंबर ऑफ़ शेल्स जो है वो जब इंक्रीज़ करते हैं तो बेटा उससे यकीनन साइज़ अचानक से बड़ा होता है। तो लिथियम का साइज़ छोटा होना एक बहुत बड़ी रीज़न है उसके स्पेशल बिहेवियर की। और दूसरी रीज़न है बेटा, उसकी चार्ज डेंसिटी हाई होती है। अब देखो ना, चार्ज डेंसिटी क्या चीज़ होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, चार्ज डिवाइडेड बाय साइज़। अब चार्ज तो लिथियम का बाकी ग्रुप मेंबर्स जितना ही होगा, हाँ साइज़ की वजह से फ़र्क पड़ जाएगा। अब चूंकि लिथियम का साइज़ हमने का बहुत छोटा है, अब जब बटे के नीचे छोटा साइज़ आएगा तो बेटा चार्ज ओवर साइज़ रेशो बड़ी नहीं हो जाएगी। अब जब चार्ज ओवर साइज़ रेशो बड़ी हो जाएगी तो वाज़ा मतलब वही है, चार्ज टू साइज़ रेशो का मीनिंग है चार्ज डेंसिटी। तो बेटा उसकी चार्ज डेंसिटी फिर हाई हो जाती है। चार्ज डेंसिटी जब उसकी हाई हो जाएगी तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह होगी उसके अब नॉर्मल बिहेवियर की, ठीक है। बहरहाल इन दोनों चीज़ों को अगर आप देखें तो रिजल्ट ये निकलता है कि दरअसल लिथियम जो है ना, वो एक लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा देन सोडियम। क्योंकि देखिए, लिथियम का साइज़ इतना छोटा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जुड़ी है इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के बारे में, इलेक्ट्रॉन को खारिज करना। अब चूंकि साइज़ इतना छोटा है तो लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी खारिज नहीं कर सकता,
और जल्दी पॉजिटिव आयन नहीं बना सकता। और आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का मीनिंग ही होता है इलेक्ट्रॉन खारिज करके पॉजिटिव आयन बनाना। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो लिथियम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है वो बड़ी कम होगी किसके मुकाबले में, एज़ कम्पेयर टू दी सोडियम जो कि एग्जैक्ट बिल्कुल उसके नीचे है। लेकिन सोडियम का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर है वो बड़ा प्रोनाउंस्ड है, बड़े अच्छे से इलेक्ट्रॉन खारिज करना जानता है, लेकिन लिथियम ऐसा नहीं करता ड्यू टू दीज टू रीजंस। तो इसी वजह से बस लिथियम क्या कर रहा है, एक एबनॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा है। आइए ज़रा जल्दी से अब पॉइंट्स देख लेते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर के, 3-4 हमने लिखे हैं। पहला, लिथियम क्या होता है बेटा, इट इज़ अ हार्डर एंड लाइटर एलिमेंट ऑफ द periodic टेबल एज कम्पेयर टू द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो देखिए जी, हार्डर क्यों है भाई, हार्ड इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है। मेटेलिक बॉन्ड चूँकि स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, MB लिख रहा हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, इस वजह से उसका क्या होगा, हार्ड है, वो सख्त है। और लाइटर एलिमेंट क्यों है, क्योंकि भाई उसका साइज़ छोटा है ना, स्मॉल साइज़ है, स्मॉल साइज़ है, साथ मैस भी उसका थोड़ा सा ही होगा, तो ज़ाहिर है लाइटर एलिमेंट ही होगा ना फिर। लेकिन बाकी के जो मेंबर्स हैं वो बड़ा साइज़ रखते हैं और इतने हार्ड नहीं होते जितना ये है। और दूसरा जी, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम साल्ट्स, लिथियम साल्ट्स की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर कैसी होती है। अब मैं आपको बताता चलूँ, पहले इस चीज़ का जवाब दें मुझे, व्हाट इज़ अ सॉल्ट। सॉल्ट होता क्या है बेटा, जब आप एक पॉजिटिव आयन को, एक पॉजिटिव आयन हो और वो जुड़ जाता है किसी नेगेटिव आयन के साथ, ठीक है, कोई भी नेगेटिव आयन आ जाए उसके साथ जुड़ जाए, तो बेटा उस सूरत में एक साल्ट बना करता है। मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जैसे आपके पास NaCl होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि लिथियम के जो साल्ट्स होंगे तो उनमें पॉजिटिव आयन के तौर पे तो लिथियम खुद मौजूद होगा ना। और कंडीशन ये, हम ऐसे साल्ट्स की बात कर रहे हैं जिसमें पॉजिटिव आयन तो यकीनन लिथियम है, लेकिन नेगेटिव आयन साथ कौन होगा, नेगेटिव आयन बेटा ऐसा होगा जो कि क्या होगा, हाई चार्ज डेंसिटी रखता होगा। मतलब इस साल्ट के अंदर जो नेगेटिव आयन होता है वो होता है हाई चार्ज डेंसिटी रखने वाला, मतलब उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। जैसे देखो हाइड्रोक्साइड, अब देखो चार्ज डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी आप बताओ, ये ऊपर मैंने बताया चार्ज डेंसिटी होती है क्या, चार्ज टू साइज़ रेशो, और चार्ज डेंसिटी किसकी ज़्यादा आती है, जिसका साइज़ छोटा होता है। तो अब छोटे साइज़ के हाइड्रोक्सल आयन देख लो, तो लिथियम के साथ जब ये मिलेगा, मतलब लिथियम पॉजिटिव आयन हो गया और हाइड्रोक्सल नेगेटिव आयन, तो बन जाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड। अब ये एक ऐसा साल्ट है जिसके अंदर ये जो एनाइन है OH, ये कौन है, हाई चार्ज डेंसिटी रखता है। इसी तरह फ्लोराइड देख लो, छोटा सा साइज़ है, लिथियम के साथ मिलेगा तो लिथियम फ्लोराइड बन जाएगा। तो भाई ऐसे एनाइंस जिनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, जब लिथियम उनके साथ साल्ट बनाता है, तो ऐसे साल्ट्स की सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या कह रहे हैं, दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। मतलब ऐसे साल्ट्स लिथियम के कम सॉल्युबल होंगे पानी में, लेकिन बाकी अल्कली मेटल के ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। अब उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न एक मैंने आपको सिखाई हुई है कि जो लैटिस एनर्जी होती है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू साइज रेशो, चार्ज डेंसिटी, ये मैंने आपको बताया था शुरू में। तो देखिए ज़रा, जो लैटिस एनर्जी होती है सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड यही है। अगर कोई किसी चीज़ की लैटिस एनर्जी कम है तो बेटा वो चीज़ ज़्यादा हल होती है, और जिस चीज़ की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो वो कम हल होती है। मतलब चार्ज डेंसिटी अगर हाई हो तो बेटा लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी। अब लैटिस एनर्जी जब हाई होगी तो जाहिर सी बात है ये जो कंपाउंड है ये फिर जल्दी नहीं टूटने लगे, मतलब इसमें टाइम लगेगा, सो सॉल्युबिलिटी काफ़ी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो उस सूरत में हमने कहा जी लेस सॉल्युबल इन वाटर, समझ गए हैं बात। लेकिन दूसरे जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनके जो साल्ट्स बनते हैं ऐसे एनाइंस के साथ, वो पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। रीज़न क्या होती है, उनका साइज़ बड़ा है, इस एनाइन का साइज़ छोटा होगा। एज अ रिज़ल्ट कंपैटिबिलिटी में फ़र्क पड़ जाएगा, कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं बनेगी पॉजिटिव आइन के साथ और साल्ट जल्दी टूट जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बेटा लिथियम के पास एक और बड़ा यूनिक किस्म का बिहेवियर ये है कि ये स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, ये चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना था लेकिन हमने पढ़ा नहीं क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। लेकिन यूँ समझ लो कि जब आपके पास एक मेटल मौजूद हो ऐसे, और उस मेटल को ऐसी चीज़ें जो है वो घेर लें, सराउंड कर लें, जो कि मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हों, ऐसी चीज़ों को बोला करते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स L से रिप्रेजेंट किया करते हैं जनरली। तो बेटा जब लिगेंड्स जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, जब वो मेटल को घेर लेते हैं और उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, तो जो कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो लिथियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनवा सकता है, जैसे देखें लिथियम टेट्रामीन लिथियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये आपके पास मौजूद है। लेकिन याद रखें ये कोई दूसरी जो है वो नॉर्मल मेटल ऐसा नहीं करती पहले ग्रुप में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है।
लेकिन नॉर्मल एलिमेंट्स में लिथियम भी इसको शो करता है, तो ये एक बड़ा स्पेशल किस्म का बिहेवियर है जो कोई और नहीं करता, कोई और नॉर्मल एलिमेंट नहीं करता। और आखिरी पॉइंट हमने लिखा हुआ है रिएक्शन विद वाटर। तो देखें पानी के साथ जब किसी मेटल का रिएक्शन होता है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन बनाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरे मुंह से निकल गया क्योंकि सबसे बेहतरीन सोडियम की ही मिसाल दी जाती है। पानी से जब सोडियम मिलेगी तो उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। बहरहाल बात है रिएक्शन करने की सलाहियत। अगर आप लिथियम का पानी से रिएक्शन करवाएं तो बेटा रिएक्शन स्लो होगा। और अगर आप किसी और अल्कली मेटल को ले लें, मैंने एम से रिप्रेजेंट कर दिया, इट कैन बी एनी अल्कली मेटल, जब पानी से उसका रिएक्शन होता है तो बेटा इट इज़ फास्टर एज़ कम्पेयर टू लिथियम। ऐसा अब क्यों है बेटा? वो पहला पॉइंट जो हमने बताया, पहला नहीं सॉरी, ये जो रीज़न हमने बताई थी कि लिथियम जो है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब है अच्छी मेटल नहीं है, इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। ज़ाहिर है पानी के साथ फिर अच्छा रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन स्लो होगा। लेकिन बाकियों के साइजेस बड़े हैं इसलिए उनका रिएक्शन क्या होते हैं, फास्टर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपने कुछ पॉइंट्स देखे कि जिनमें लिथियम वाज़ेह तौर पर डिफरेंट है अपने बाकी ग्रुप मेट्स के अलावा, उनके लिहाज से। ठीक है, तो इसको पढ़ें, आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी सारी। और बाकी जो है वो इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर लेंगे अब कल। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? अच्छा बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे पिकुलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम और इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमने देखे थे। अब हम इस पर जो है वो थोड़ी सी बात आगे करेंगे और टॉपिक मुकम्मल करेंगे आज इंशाल्लाह। 4 पॉइंट्स मैंने आपको कल बता दिए थे, तो बेटा पॉइंट नंबर 5 से आज हम शुरू कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 5 हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ लिथियम साल्ट्स। बेसिकली हम लिथियम का बिहेवियर देख रहे हैं जो कि डिफरेंट है बाकी अल्कली मेटल से। तो हर प्रॉपर्टी में बेटा हम यही चीज़ देखें कि बाकी अल्कली मेटल्स क्या करती हैं और लिथियम क्या कर रहा है। तो पहला जी स्टेबिलिटी ऑफ लिथियम साल्ट्स, मतलब लिथियम के साल्ट्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, कैसी होती है, ज़्यादा स्टेबल हैं, कम स्टेबल हैं, इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। अब बेटा आइन साल्ट क्या होता है ये मैंने आपको कल भी बताया था। साल्ट होता है एक पॉजिटिव रेडिकल और एक नेगेटिव रेडिकल के कॉम्बिनेशन से मिलने वाला एक कंपाउंड जो है वो साल्ट कहलाता है। अब देखिए लिथियम के किन साल्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है। देखें जिसमें लिथियम जो पॉजिटिव आइन का रोल प्ले करेगा और नेगेटिव आइन जो है वो कोई दूसरा साथ एनाइन होगा, नेगेटिव आइन होगा। अब वो जो भी नेगेटिव आइन होगा बेटा उसके बारे में देखिए, साइज़ उसका मैंने काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है। असल में ये क्या होगा, लार्ज पोलराइजेबल एनाइन। मतलब एनाइन कैसा होगा, साइज़ में बड़ा होगा। और पोलराइजेबल, पोलराइजेबल का क्या मतलब होता है, पोलराइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बेटा हमने पढ़ा हुआ है। ऐसा आयन जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसको अनसिमेट्रिकल बनाना आसान हो, उसको डिस्टर्ब करना आसान हो। देखिए आमतौर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूमती है राउंड सर्कुलर पाथ में, लेकिन अगर एक पॉजिटिव आयन मौजूद है तो बड़े साइज़ के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को बेटा वो ऐसे डिस्टोर्ट कर देता है और अपनी तरफ खींच लेता है, तो वो त्रिकोण नुमा हो जाता है बजाय के गोल होने के। ये त्रिकोण नुमा बन जाएगा इस तरह। ठीक है, तो आप ऐसे एनाइन जिसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आसानी से डिस्टर्ब हो सके उसे बोलते हैं पोलराइजेबल एनाइन। तो यहाँ पे जो लिथियम है वो किसी ऐसे बड़े आयन के साथ, नेगेटिव आयन के साथ जुड़ा हुआ होगा ऐसे साल्ट्स के अंदर, जिनमें वो जो बड़ा आयन होगा नेगेटिव आयन उसको पोलराइज करना बड़ा आसान होगा क्योंकि वो बड़े साइज़ का होता है। ठीक हो गया, तो ये हो गया लार्ज पोलराइजेबल एनाइन। तो इनकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, ये अब जो लिथियम के लार्ज पोलराइजेबल एनाइन के साथ जो साल्ट बनते हैं उनकी पोलराइजेबिलिटी बेटा कम होती है। उनकी स्टेबिलिटी बेटा कम होती है। मतलब हमने लिखा हुआ है दीज टाइप ऑफ साल्ट्स आर लेस स्टेबल देन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। मतलब जो दूसरी अल्कली मेटल्स हैं, सोडियम पोटाशियम वगैरह, जब वो बड़े एनाइन के साथ मिलकर साल्ट्स बनाती हैं तो बेटा वो जो साल्ट्स बनते हैं वो स्टेबल होते हैं, लेकिन लिथियम का जो साल्ट है वो अनस्टेबल है। और उसकी रीज़न यहाँ पे साफ नज़र आ रही है बेटा, लिथियम का साइज़ है छोटा और छोटे साइज़ का पॉजिटिव आइन इतने बड़े एनाइन को कॉम्पैटिबिलिटी नहीं रहती, संभाल नहीं सकता, अच्छे से एकोमोडेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से थोड़ा सा हीट देने पर ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, इस वजह से लिथियम इस तरह के साल्ट्स बनाना पसंद नहीं करता। जैसे देखें एग्जांपल के तौर पे लिथियम बाइकार्बोनेट के साथ जुड़ के लिथियम बाइकार्बोनेट नहीं बनाना चाहेगा, लेकिन बाकी अल्कली मेटल जुड़ती हैं। लिथियम जो है वो ट्राई आयोडाइड आयन के साथ जुड़ के लिथियम का आयोडाइड नहीं बना सकता, लेकिन बाकी अल्कली मेटल बनाती हैं। ठीक है, लिथियम क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि बेटा वो अनस्टेबल होंगे। आगे देखें जी रिएक्शन विद एयर, कि जब ऑक्सीजन एयर के साथ मिलेगा तो क्या होगा। तो बेटा लिथियम जब वो ऑक्सीजन, एयर से मुराद है ऑक्सीजन है बेसिकली, तो जाहिर है जब भी कोई अल्कली मेटल ऑक्सीजन से मिलेगी तो ऑक्साइड बनाएगी। अब लिथियम जो है जब ऑक्सीजन से मिलता है तो बेटा ये सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, मतलब इस टाइप का Li2O।
लेकिन जो बाकी अल्कली मेटल्स होती हैं, जैसे पोटाशियम की एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली है बेटा, जब वो ऑक्सीजन से मिलते हैं तो वो 3 तरह का ऑक्साइड बना सकते हैं। वो नॉर्मल ऑक्साइड भी बना सकते हैं, वो पर ऑक्साइड भी बना सकते हैं, वो सुपर ऑक्साइड भी बना सकते हैं। इनमें फ़र्क किस चीज़ का होता है बेटा? इनमें फ़र्क होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का। नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, पर ऑक्साइड के अंदर होता है -1 और सुपर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -12। ठीक है। अब ये बेसिकली रिएक्टिविटी के बेस कर रहा है ना। लिथियम की रिएक्टिविटी बेटा बड़ी कम है, हमने पढ़ा है। साइज़ छोटा, ज़ाहिर है मेटल वाली रिएक्टिविटी इसमें नहीं है। लेकिन बाकी अल्कली मेटल का चूँकि साइज़ बड़ा है तो उनकी रिएक्टिविटी बड़ी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो वो ऑक्सीजन के साथ वैरायटी ऑफ वेज में मिल सकते हैं। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ लिथियम हाइड्राइड। तो बेटा आपको बताता चलूँ, लिथियम का जो हाइड्राइड होता है इट इज़ मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू दी हाइड्राइड ऑफ अदर अल्कली मेटल। रीज़न क्या होती है बेटा? लिथियम का साइज़ भी छोटा सा, हाइड्रोजन का भी साइज़ छोटा सा, तो दोनों जब मिलेंगे तो समझे दो छोटे साइज़ एक दूसरे के साथ मिलते हैं और बेटा बड़े कंपैटिबल होते हैं एक दूसरे के साथ, बड़ा अच्छे से गुजारा होता है, बड़े अच्छे एडजस्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। इस वजह से इनको अलग करना मुश्किल है, तो कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। लेकिन बाकी की अल्कली मेटल्स के साइज़ होती हैं बेटा बड़े, और जब बड़े साइज़ की अल्कली मेटल होगी, जाहिर सी बात है, और छोटे साइज़ का अल्कली मेटल बड़ी होगी तो ये दाएं साइड पे हम बड़ा बनाते हैं, और बाकी जो है वो हाइड्रोजन जो है वो छोटे से साइज़ का होगा, तो बेटा कंपैटिबिलिटी कम होगी तो वो लेस स्टेबल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कोवलेंट कंपाउंड्स। अब बेटा जितने भी आपके पास लिथियम के कंपाउंड्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर कोवलेंट नेचर रखते हैं। कोवलेंट नेचर, कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे। तो बेटा जब कोवलेंट नेचर होती है, आप देखें इसी वजह से, कोवलेंट नेचर रखने की वजह से लिथियम के जो कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर या नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर अच्छे से हल होते हैं। वजह आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा नहीं है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, मतलब नॉन पोलर। तो यहाँ पे क्या होगा, लिथियम के कंपाउंड इसीलिए जो है कोवलेंट कंपाउंड होने की वजह से, कोवलेंट नेचर रखने की वजह से नॉन पोलर सॉल्वेंट में अच्छे हल होते हैं बजाय पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है जी लीस्ट रिएक्टिव। तो बेटा आपको बताता चलूँ, जो लिथियम है आपको पता है वो तमाम अल्कली मेटल्स में सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है लिथियम का साइज़, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो कि छोटी है, साइज़ छोटा है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी छोटी है, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी भी क्या है, कम है। बाकी के अल्कली मेटल में साइज़ बड़ा होता चला जाता है, उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर में इजाफा होता चला जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छा मेटालिक करैक्टर शो कर सकती हैं, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। ठीक है बच्चों, चलें इसको देखें, बाकी अगली वीडियो में बताता हूँ जी। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है जी पॉइंट नंबर 10। अब पॉइंट नंबर 10 से ऑनवर्ड जो है वो थोड़े से रिएक्शंस वाले पॉइंट्स हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, इसलिए इनको ना आप ध्यान से देखिएगा, माइंडसेट बना लें कि अभी याद करना है इसको, ताकि आपको याद हो जाए। तो देखिए जी पॉइंट नंबर 10 आपको क्या कहता है? रिएक्शन विद C2H2। अब मुझे बताओ C2H2 क्या है? इथाइन है, और क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी? इथाइन है, एक अल्काइन है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड रखने वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 2 कार्बन रखता है, नाम है इथाइन। तो देखिए जी रिएक्शन देखना इथाइन के साथ, अब आपने पढ़ा ही होगा, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था 8वें चैप्टर में एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। तो उसमें आपने क्या पढ़ा था कि जब सोडियम वगैरह जब वो अल्काइन से मिलते हैं, टर्मिनल अल्काइन जो होता है ख़ास तौर पे, तो वो उसके हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर देते हैं। हाइड्रोजन एसिडिक है इसलिए निकल जाएगा H पॉजिटिव के तौर पे, और सोडियम मेटल आ जाएगा Na+ के तौर पे। तो बेटा ये कंपाउंड बनता था जिसे आप बोलते थे सोडियम एसिटाइड, और जो 2 हाइड्रोजन निकलते हैं वो सोडियम से निकलने वाले 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करके H2 गैस बना देते हैं, तो वो सोडियम एसिटाइड बनेगा। लेकिन अगर आप बात करें लिथियम की, तो बेटा लिथियम के अंदर ये खूबी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन खारिज करना पड़ रहा है ना सोडियम को। अब लिथियम की तो वैसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, कम है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन खारिज करने का कम रुझान रखता है, कम शौक रखता है। इस वजह से वो एसिटिलीन के साथ नहीं मिलता, क्योंकि उसको पता है इलेक्ट्रॉन खारिज करना पड़ेगा, और वो उसका करना, इलेक्ट्रॉन खारिज करना उसकी नेचर नहीं है, इतने अच्छे से नहीं वो कर सकता। ठीक हो गया। इस वजह से हम बोलेंगे कि लिथियम जो है वो लिथियम एसिटाइड नहीं बनाता इथाइन के साथ रिएक्शन करने पर, लेकिन सोडियम या बाकी अल्कली मेटल जो है अपने अपने एसिटाइड बनाती हैं। ठीक हो गया बेटा। चलें नेक्स्ट देखते हैं जी पॉइंट नंबर 11। अब देखिए पॉइंट नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बेटा याद रखिएगा, शॉर्ट आंसर के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे पास है जी लिथियम का जो है वो लिथियम के कार्बोनेट और नाइट्रेट की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ लिथियम। ठीक है।
अब देखिए लिथियम कार्बोनेट बनाएगा और लिथियम नाइट्रेट बनाएगा जब वो इनके साथ रिएक्शन करेगा। अब पॉइंट ये है कि फिर लिथियम के जो साल्ट्स हैं क्या वो स्टेबल हैं, मतलब लिथियम का जो कार्बोनेट है वो कितना स्टेबल है। अगर हम लिथियम को हीट करते हैं तो इसका बिहेवियर क्या होगा। अगर लिथियम के कार्बोनेट को हीट किया जाए और बाकी के जो आपके पास होते हैं कार्बोनेट्स अल्कली मेटल्स के जैसे सोडियम पोटाशियम वगैरह उनके कार्बोनेट्स को हीट करें तो क्या होता है। तो आइए ज़रा मैं बता दूं बेटा, जब आप लिथियम के कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये अनस्टेबल होने की वजह से फ़ौरन टूट जाता है लिथियम के ऑक्साइड में Li2O में, और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। और बाकी के जो होते हैं अल्कली मेटल वो इस तरह नहीं टूटते, वो नॉर्मली आइंस में टूटा करते हैं जी। तो बच्चों अगर आप इसकी रीज़न देखें तो बड़ी साफ़ है। पहले सादा रीज़न देखते हैं। लिथियम का कार्बोनेट टूट जाएगा गर्म करने पर लिथियम ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन दूसरी अल्कली मेटल्स के जो कार्बोनेट्स हैं बेटा वो ऐसे नहीं टूटते, वो आयोनिक आइंस में टूटा करते हैं बुनियादी तौर पे हीट करने पे। अब ऐसा होता क्यों है बेटा, लिथियम का साइज़ छोटा है, कार्बोनेट रेडिकल का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो लिथियम जाहिर सी बात है उस बड़े कार्बोनेट के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता। इस वजह से कार्बोनेट डिस्टर्ब हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है और वह तरफ टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और एक ऑक्सीजन सिर्फ लिथियम के पास रह जाता है। इस तरह ऑक्सीजन का साइज़ भी छोटा है, लिथियम का साइज़ भी छोटा, और साइजेस बेसिकली क्या हो गए, मैच कर गए। इस वजह से फ़ौरन से अब लिथियम कार्बोनेट से अगर हम पूछते हैं भाई तुम क्यों टूटे हो, तो यकीनन वो ये कहेगा कि भाई असल में लिथियम ऑक्साइड की शक्ल में मेरा साइज़ जो है वो लिथियम से मैच कर जाता है ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से हम अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में आ गया हूँ। लेकिन अगर आप सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो बेटा आप देखिए सोडियम का साइज़ भी बड़ा है, तो सोडियम का साइज़ बड़ा होगा तो वो बड़े साइज़ के कार्बोनेट्स के साथ अच्छे से एडजस्ट करेगा, और जब आप हीट करेंगे तो बेटा लड़ाई नहीं होगी बल्कि सुलह सफाई से वो अपने अपने आइंस में टूट जाएंगे। ठीक है, ये तो बात ही सादी समझ आने वाली। अब थोड़ा सा आपको बताता हूँ लिथियम कार्बोनेट के अंदर अनस्टेबिलिटी हो कैसे जाती है। तो उसके लिए आपको बेटा ये देखना पड़ेगा, लिथियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बेसिकली ये है, आपको नज़र आ रहा है दोनों तरफ लिथियम मौजूद है आइंस की सूरत में और ऑक्सीजन, और इनके दरमियान क्या है, ये आयोनिक फोर्स मौजूद है ना, बेसिकली ये आयोनिक बॉन्ड कह लें या आयोनिक फोर्स कहें बल्कि। तो यहाँ पे एक आयोनिक फोर्स मौजूद है, बाइंडिंग फोर्स भी कह सकते हैं आप। लिथियम की बेसिकली आपको पता है हाई चार्ज डेंसिटी होती है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है लिथियम की वो ज़्यादा है। अब ज़्यादा चार्ज डेंसिटी की वजह से मतलब छोटा साइज़ और स्ट्रॉन्ग चार्ज होने की वजह से ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को बहुत ताकत के साथ अपनी तरफ खींच रहा होता है। इधर से भी खींच रहा है लिथियम, उधर से भी खींच रहा है। तो ये जो बड़े साइज़ का आपके पास होता है कार्बोनेट बेटा, इसके अंदर अनस्टेबिलिटी पैदा हो जाती है, खिंचाव पैदा हो गया। इस वजह से ये इससे जान छुड़ाना चाहेगा, अनस्टेबल हो गया तो अपनी फॉर्म को चेंज करना चाहेगा। और यूँ समझ लें एक तरफ जब दोनों तरफ से खींचातानी हो रही है तो बेटा एक लिथियम को तो वो पहले ही निकाल देगा कि तुम तो निकलो ना एक साइड से, और फिर बाकी की तवज्जो किसकी तरफ करेगा, दूसरे लिथियम की तरफ। अब दूसरा लिथियम बहुत ताकत लगा रहा होगा तो वो कहेगा कि भाई तो ऑक्सीजन लिए बगैर मैं नहीं छोड़ूंगा। इस वजह से इस लिथियम को क्या मिलेगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन मिल जाएगा और ये यहाँ से बन जाएगा CO2 की शक्ल में, और दूसरा लिथियम जो यहाँ से निकला था वो इसी के साथ मिलके Li2O बना लेगा और ये CO2 बन के सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो बड़े साइज़ का कार्बोनेट है बेटा वो डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू दी हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम आइन। ठीक है, पोलराइजिंग पावर का मतलब होता है बड़े साइज़ के एनाइन को डिस्टर्ब करने की ताकत। तो लिथियम में वो कूट कूट के भरी हुई है क्योंकि उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से बड़े साइज़ का कार्बोनेट डिस्टर्ब होता है और टूट जाता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास है जी नाइट्रेट्स। यहाँ पर भी वही केस है बटो, देखो ज़रा लिथियम नाइट्रेट, अब नाइट्रेट बड़े साइज़ का, लिथियम छोटे साइज़ का, तो वो एडजस्ट करने के लिए अपना साइज़ नाइट्रेट जो है वो चूँकि अनस्टेबल हो जाएगा तो अपना साइज़ एडजस्ट करने के लिए लिथियम के साथ वो क्या करेगा, NO2 को अपने अंदर से निकालेगा। तो NO2 जो है वो अलग निकल गया, ऑक्सीजन भी अलग निकल गया और लिथियम ऑक्साइड बन गया। अब देखें लिथियम और ऑक्सीजन के साइज़ अच्छे से मैच करेंगे तो स्टेबिलिटी आ गई, तो वो अपनी लेस स्टेबल फॉर्म से स्टेबल फॉर्म में आने के लिए डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन अगर बाकी के अल्कली मेटल्स की बात करें, सोडियम वगैरह के नाइट्रेट, वो ऐसे नहीं टूटा करते, उनको हीट देते हैं तो बेटा वो सिर्फ ऑक्सीजन खारिज करते हैं और बाकी अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया, इस तरीके से हमारे पास डिकम्पोजिशन में फ़र्क होता है कार्बोनेट के, लिथियम के कार्बोनेट और बाकी अल्कली मेटल कार्बोनेट्स में, और लिथियम के नाइट्रेट और बाकी अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स में। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी स्टेबिलिटी ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए जी लिथियम हाइड्रोक्साइड को बेटा जब आप हीट करते हैं, रेड हॉट बहुत गर्म करते हैं, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड टूट जाता है लिथियम ऑक्साइड में। बेटा यहाँ पर भी बात वही है, जो हाइड्रोक्सल है ना उसका साइज़ है थोड़ा बड़ा, लिथियम का साइज़ है थोड़ा छोटा। मतलब यूँ समझ लो कि साइजेज होते हैं, लिथियम का यूँ है तो हाइड्रोक्सल का यूँ है, थोड़ा सा बड़ा है ना।
तो वो ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट होने के लिए क्या करता है, अपने अंदर से जो है वो थोड़ा सा माइनस हो जाता है, पानी रिमूव हो जाता है और लिथियम ऑक्साइड बन जाता है। अब लिथियम ऑक्साइड देखें दोनों के साइजेस छोटे हैं तो अच्छे से एडजस्ट हो गए ना वो, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो जाता है, रीएडजस्ट करता है ख़ुद को लिथियम ऑक्साइड की शक्ल में जब उसको बहुत गर्म करोगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है नाइट्राइट फॉर्मेशन। बेटा अल्कली मेटल्स में से लिथियम वो वाहिद अल्कली मेटल है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, और कोई भी अल्कली मेटल नाइट्रोजन के साथ कंबाइन नहीं कर सकता। रीज़न क्या है, नाइट्रोजन का छोटा साइज़ है, छोटे साइज़ के नाइट्रोजन के साथ बड़े साइज़ के अल्कली मेटल अच्छे से एडजस्ट नहीं होती, लेकिन चूंकि लिथियम का साइज़ भी छोटा है इसलिए वो नाइट्रोजन के साथ अच्छे से एडजस्ट हो पाती है और नाइट्राइड बना लेती है। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, कार्बाइड फॉर्मेशन। तो देखें यहाँ पर भी रीज़न आपको समझ आ गई होगी, कार्बाइड का कार्बन का साइज़ भी छोटा है। अगर आप लिथियम को कहें तो वो बेटा कार्बन से मिल जाएगा और मिलकर वो क्या बना लेगा, Li4C, लिथियम का कार्बाइड। अब ये हरकत भी अकेला सिर्फ लिथियम ही कर सकता है, बाकी कोई अल्कली मेटल ये काम नहीं कर सकता। रीज़न फिर से वही है, कार्बन का साइज़ छोटा सा है, तो छोटे साइज़ के कार्बन के साथ बड़े साइज़ के अल्कली मेटल एडजस्ट नहीं हो पाते, इस वजह से वो कार्बाइड बनाते हैं। ठीक है, कार्बाइड नहीं बनाते हैं, सॉरी, सिर्फ लिथियम जो है वो कार्बन के साथ रिएक्शन करता है और लिथियम का कार्बाइड बनाता है। उसके बाद बेटा आखिरी पॉइंट हमारे पास मौजूद है लिथियम के स्पेशल बिहेवियर में से, और वो हमारे पास है एक्जोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड की बेटा जो हीट ऑफ सोल्यूशन होती है, मतलब जब उसका सोल्यूशन बनाया जाता है ख़ास तौर पे पानी में, तो बेटा वो एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन बाकी के अल्कली मेटल्स जो होते हैं जब उनको पानी में हल करेंगे उनके क्लोराइड को, जैसे NaCl, बड़ा मशहूर केस है, आपने पढ़ा भी हुआ है। तो NaCl को जब आप NaCl को पानी में हल करते हैं तो बेटा ये क्या होता है, बेसिकली ये एंडोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन देता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब देखिए फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है बेटा, देखें जब आप किसी आयोनिक कंपाउंड को पानी में हल करते हैं तो दो स्टेप होते हैं। पहले नंबर पे वो जो लैटिस बनी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की, पानी इधर से भी आएगा इधर से भी आएगा, पॉजिटिव आयन को अलग करेगा, नेगेटिव आयन को अलग। तो देखें लिथियम अलग हो गया, क्लोराइड अलग। अब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटी है तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी, तो बेसिकली ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करता है, लिथियम को पानी घेर लेगा अपनी नेगेटिव साइड से और अट्रैक्शन देगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी। क्लोराइड को घेर लेगा अपनी पॉजिटिव साइड से और अट्रैक्शन देगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी, क्योंकि अट्रैक्शन ऑलवेज रिलीजेज एनर्जी। मतलब ये वाली जो स्टेज है ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। अब प्रोसेस ओवरऑल क्या होगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, क्योंकि दोनों चेंजेस हो रही होती हैं। तो बेटा देखना होता है डोमिनेंट चेंज कौन सा है। अब लिथियम के केस में जो एक्सोथर्मिक चेंज होता है बेटा वो डोमिनेंट होता है, मतलब बॉन्ड लिथियम और क्लोरीन को अलग करने में इतनी एनर्जी देनी नहीं पड़ती जितनी एनर्जी खारिज होती है जब लिथियम और क्लोरीन को पानी अट्रैक्शन देता है। तो ओवरऑल डोमिनेंट चेंज होता है एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर आप NaCl वगैरह को पानी में हल करते हैं तो बेटा ये बड़े अच्छे से एडजस्ट हुए हैं आपस में, तो इनको तोड़ना ज़्यादा मुश्किल है, इनको तोड़ने में बहुत एनर्जी लग जाती है। तो ये आयन अलग तो हो जाते हैं, फिर आके पानी इनको सराउंड कर लेगा, इधर से इसको इधर से अट्रैक्शन देगा, एनर्जी रिलीज़ होगी। लेकिन बेटा इनको तोड़ने के लिए दी जाने वाली एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जब पानी इनको अट्रैक्ट करेगा, तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी उससे एनर्जी ज़्यादा होती है एंडोथर्मिक वाले स्टेप की। इसलिए प्रोसेस ओवरऑल क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक हो जाता है। एनर्जी इतनी रिलीज़ नहीं हो पाती जितनी एब्जॉर्ब हुई थी यहाँ पे, इस वजह से जो प्रोसेस होगा वो ओवरऑल एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, तो लिथियम के क्लोराइड की हीट ऑफ सोल्यूशन एक्सोथर्मिक होती है। क्लियर है बच्चों, ये हमारे पास हो गया जी स्पेशल बिहेवियर ऑफ लिथियम। इसको पढ़ लें, टॉपिक को होपफुली आपको समझ आ जाएगा सारा। अब बाकी इंशाल्लाह आगे बात करते हैं।